So students, now we are going to start second part of the equilibrium, that is the ionic equilibrium. Okay, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें आयंस इन्वॉल्व हो। जैसे मान लो आपके पास ये एक इक्विलिब्रियम है, एसिटिक एसिड जब डिसोसिएट होता है तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस इट्स आयंस, एसिटिक एसिटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन। ओके, तो इसमें आयंस इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे वाले इक्विलिब्रियम जिनमें आयंस इन्वॉल्व होंगे, दैट इक्विलिब्रियम विल बी स्टडीड इन आयोनिक इक्विलिब्रियम। हालांकि ये ऑलमोस्ट इसमें 70 to 80% कंटेंट वैसा ही होगा जैसे फिजिकल इक्विलिब्रियम का है। ओके, बट फिर भी कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, but before studying ionic equilibriums, we have to study some terms which will be used in ionic equilibrium. And first term is electrolyte. What is the meaning of electrolyte? ठीक है, ये तो आप वैसे जूनियर क्लासेस में पढ़ते आते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अ कंपाउंड whose aqueous solution or melt conduct electricity। ऐसा कंपाउंड जिसका एक्वस सॉल्यूशन और मेल्ट, जब उसको मोल्टन स्टेट में लें, जब अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसा क्यों होता है कि उसका एक्वस सॉल्यूशन और मेल्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? बिकॉज जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो, दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस आयंस। ओके, वो आयंस बनाएगा। लाइक जैसे मान लो आपके पास NaCl है, NaCl का जब एक्वस सॉल्यूशन बनेगा तो ऑब्वियस है NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयंस होंगे। ओके, और अगर फ्री आयंस होंगे तो होगा क्या, जब आप उसके ऊपर चार्ज लगाओगे, बैटरी लगाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, तो होगा क्या, आयंस अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। एंड मूवमेंट को ऑफ आयंस को ही करंट बोला जाता है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये वाला सोल्यूशन है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ओके, और ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल, इनऑर्गेनिक एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, ये सारे आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स में ही आते हैं, क्योंकि whenever they are going to take in molten state or in the aqueous state, then they are going to conduct electricity. Okay, clear? And a compound whose aqueous solution or melt does not conduct electricity is called non-electrolyte. और अगर ऐसा कंपाउंड है जिसका मोल्टन स्टेट या जिसकी एक्वस स्टेट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, दैट विल बी कॉल्ड एज द नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल इज शुगर, यूरिया। ओके, शुगर, यूरिया ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जब आप इनको डिसॉल्व करते हो तो भी ये इंटैक्ट रहते हैं मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। ओके, तो इसलिए फिर इनको क्या है, इनको नॉन इलेक्ट्रोलिटिक मॉलिक्यूल्स बोला जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। या ऐसे बोल लो, जो डिसोसिएट होके आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, दे आर कॉल्ड एज द नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। ओके, जैसे मैंने NaCl की एग्जांपल दी, NaCl को जैसे ही आपने वाटर में डिसॉल्व किया, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। ओके, आयंस प्रोड्यूस हो गए, फ्री आयंस व्हिच आर एबल टू मूव इन द सॉल्यूशन। ओके, वेयरएज अगर हम शुगर की बात करें, C12H22O11, ये मॉलिक्यूल होता है शुगर का। अब अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो होगा क्या, जो बड़ा क्रिस्टल होगा शुगर में, जिसमें कई सारे मॉलिक्यूल एग्लोमरेट हो रखे हैं, मतलब इकट्ठे पड़ रखे हैं, होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा वो मॉलिक्यूल सेग्रीगेट हो जाएंगे, बट मॉलिक्यूल तो इंटैक्ट रहा ना, आयंस नहीं ना प्रोड्यूस हुए। ओके, तो आपके पास ये जो शुगर है, दैट इज कॉल्ड एज द नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। गॉट इट? तो ये फर्क होता है इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में। और हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रोलाइट्स की डिस्कशन करनी है, ऐसे सब्सटेंस जो डिसोसिएट होके आयंस बनाएंगे और उनके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तभी तो उनका आयनिक इक्विलिब्रियम स्टडी कर पाएंगे हम। ओके, क्लियर? और उसके बाद जो सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं, उनके लिए एक और टर्म पढ़ना बहुत जरूरी है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और कई बार हम इसको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोलते हैं। ओके, सेम ही बात है वैसे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, ठीक है, बट फिर भी इन दोनों टर्म्स में एक फर्क है। वो क्या फर्क है वो मैं अभी आपको बताता हूँ आगे, पहले उसको समझ लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अल्फा होता क्या है? अल्फा स्टैंड्स फॉर, अल्फा जो है वो सिंबल है जो इसके लिए लिया जाता है, आपको हर बुक में इसका सिंबल अल्फा ही दिखेगा। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
which dissociate into ions is called as the degree of dissociation and ionization या और ionization. ओके, आप कितने मोल्स लेते हो टोटल किसी सब्सटेंस के और उनमें से कितने डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, जितने डिसोसिएट हो गए डिवाइडेड बाय कितने लिए थे, इनकी रेशियो को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. ओके, लेट अस से कि आपने NaCl का 1 मोल लिया. ओके, सॉल्यूशन बनाते टाइम आपने NaCl का 1 मोल लिया. NaCl के 1 मोल का 1 मोल में से 0.9 मोल डिसोसिएट हो गया, और जब वो डिसोसिएट हुआ तो आपको दिख रहा है NaCl का जब एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो कितने Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन बनेंगे, एक एक. ओके, तो अगर 0.9 मोल डिसोसिएट हो जाएगा तो ये कितना बनेगा, 0.9 मोल Na पॉजिटिव आयन अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, और Cl नेगेटिव आयन कितना बनेगा, ये भी 0.9 मोल. ओके, और 1 मोल से सिर्फ 0.9 मोल डिसोसिएट हुआ है. ओके, तो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड कितने हैं, 0.9, लिए कितने थे टोटल, 1. ओके, इन दोनों की रेशियो को बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बन जाएगी, 0.9 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 0.9. तो हम क्या बोलेंगे कि NaCl का इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 0.9. मतलब अगर आप 1 मोल डालोगे तो 0.9 मोल डिसोसिएट होंगे, अगर आप 2 मोल डालोगे तो 0.9, 1 मोल के लिए 0.9 है तो 2 मोल के लिए कितना होगा, डबल, 2 into 0.9 दैट इज 1.8 मोल. ओके, ऐसे निकलता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यही इंटरप्रिटेशन है. जैसे मान लो अगर आपको कोई बोल दे कि आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है दैट इज 0.2, मतलब अगर इसका 1 मोल लोगे तो कितना डिसोसिएट होगा, वो उसमें से 0.2 मोल डिसोसिएट हो जाएगा और 0.8 मोल डिसोसिएट नहीं होगा. अगर 2 मोल लोगे तो उसमें से 0.4 मोल डिसोसिएट हो जाएगा, लाइक दिस. ओके, तो आपको इंटरप्रिटेशन करनी आनी चाहिए कि जो भी वैल्यू गिवन है इट मींस 1 मोल अगर लोगे उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का तो उसमें से सिर्फ 0.2 मोल डिसोसिएट होता है, बाकी 0.8 मोल डिसोसिएट नहीं होता. ये मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. ओके, बट ये जो डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन वर्ड है ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं. ओके, हालांकि इनको सेम सेंस में यूज कर लिया जाता है. कैसे, अब डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना. जैसे हम क्या कहते हैं कि NaCl के केस में NaCl जब सॉलिड फॉर्म में होता है उसमें आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. ओके, वो ऑलरेडी आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. वो बात लगा कि उसके आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते होते क्योंकि क्रिस्टल लैटिस में वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते. जब आप इसको डिसॉल्व करते हो, डिसॉल्व करने पे क्या होता है, आयंस तो ऑलरेडी थे, बस वो सेपरेट हुए हैं, बस वो डिसोसिएट हुए हैं, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन. ओके, जब आयंस ऑलरेडी हों आपके पास इलेक्ट्रोलाइट में और डिसॉल्व होने पे वो जस्ट सेपरेट हों, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द डिसोसिएशन. ओके, अब आयोनाइजेशन वर्ड कहां यूज होता है, आयोनाइजेशन का मतलब ऐसी डिसोसिएशन जिसके दौरान आयंस बने हों, पहले आयंस मौजूद नहीं थे बट डिसोसिएशन ऐसे हुई कि उसके बाद आयंस बन गए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं, एसिटिक एसिड इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल, इसमें आयंस नहीं होते, पार्शियल चार्जेस हो सकते हैं बट आयंस आर नॉट देयर, ये बना एटम से होता है. ओके, बट जब आप इसको डिसॉल्व करते हो तो जैसे ही आप डिसॉल्व करते हो तो होता क्या है, इसके इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज आ जाता है और H पॉजिटिव आयन के ऊपर और हाइड्रोजन के ऊपर H पॉजिटिव +1 चार्ज आ जाता है. ओके, तो इसके दौरान इसमें हुआ क्या, डिसोसिएशन तो हुई हुई है बट डिसोसिएशन के दौरान जो आपके पास स्पीसीज बनी वो चार्जेस क्यों बनी, क्योंकि चार्जेस भी नए डेवलप हुए हैं उसी दौरान. डिसोसिएशन के दौरान आयंस भी बने हैं प्लस डिसोसिएशन भी हुई है. ठीक है, और जब आयंस बने और डिसोसिएशन हो इसके लिए कलेक्टिव वर्ड लिया जाता है आयोनाइजेशन. ओके, हम बोलेंगे कि एसिटिक एसिड की आयोनाइजेशन होके देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एसिटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन. और NaCl के केस में हम ये बोलेंगे कि NaCl मॉलिक्यूल डिसोसिएट टू गिव Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन. ये फर्क होता है डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन के लिए. ओके, क्लियर, मतलब डिसोसिएशन जो है वो कब होगी, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है जिसमें ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट है, तो जब आप उसको डिसॉल्व करोगे वो आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं. अगर कोई आपके पास इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है जिसमें ऑलरेडी आयंस नहीं है, वो एटम से बना है,
बट जब आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो तब आयंस प्रोड्यूस भी हो रहे हैं और आपस में वो डिसोसिएट भी हो रहे हैं, अलग अलग भी हो जा रहे हैं. दैट कलेक्टिव वर्ड यूज्ड फॉर दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन. तो ये फर्क होता है डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन. ओके, ठीक. हालांकि दोनों सेम सेंस में यूज कर लिए जाते हैं. ओके, ज्यादातर हम इतनी टेक्निकलिटी में जाते नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन इज अ डिफरेंट वर्ड एंड यूज फॉर डिफरेंट सेंसेस. ओके, अब नेक्स्ट है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की क्लासिफिकेशन हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पे कर सकते हैं. ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पे हम इलेक्ट्रोलाइट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. जो शायद 10th में मेरे से पढ़ते थे उनको ये पहले भी करवाया हुआ है मैंने. ओके, कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोलना है तो वो बोल लो, उसके बेसिस पे दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिनके लिए अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ही होता है, मतलब जितना डालोगे, जितने मोल्स डालोगे वो सारे के सारे टोटल मोल्स जो हैं वो डिसोसिएट होने वाले हैं. ओके, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जिनके लिए अल्फा लेस देन 1 होता है, जिनके लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम आती है. ओके, तो ये दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. ओके, अब इनकी एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, और साथ में इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, a substance which dissociate almost completely into ions in aqueous solution and hence is very good conductor of electricity. ऐसा सब्सटेंस जितना डालोगे, जब उसका सॉल्यूशन बनाते टाइम आप जितना उसका अमाउंट डालोगे वो टोटल डिसोसिएट हो जा रहा है. ओके, ऑलमोस्ट, मतलब जैसे मान लो आपने 0.1 मोल डाला, 0.99 मोल डिसोसिएट हो गया, तो ये ऑलमोस्ट फुली डिसोसिएट है. ओके, क्लियर. तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स के जो सॉल्यूशन बनते हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे सॉल्यूशन में उतना ही अच्छा कंडक्टर होता है वो. तो अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1 होता है फॉर दीज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. सॉरी, एक चीज मैं भूल गया. जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी आप जब उनकी डिसोसिएशन होती है तो उनको एक सिंगल एरो से डेजिग्नेट करते हैं. सिंगल एरो का मतलब तो आप जानती हो ना कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन में जाएगा, जितना भी होगा ये सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. बट हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है जब ऑलमोस्ट कंप्लीशन में नहीं जाता रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में आता है. ओके, तो उसके टाइम आप ये वाला एरो यूज करते हैं. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम सिंगल एरो यूज करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीशन में जाता है, जितना भी इलेक्ट्रोलाइट हो वो सारा का सारा डिसोसिएट हो जाता है. ओके, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, यहाँ पे OH आना है, इस साइड NaOH का डिसोसिएशन लिख रहा हूँ ना मैं, तो OH आना था यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट आपके पास है सेकंड, वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अ सब्सटेंस which dissociate to a small extent in aqueous solution and hence conduct electricity to the small extent. Example, ammonium hydroxide, acetic acid, etc. मतलब ये completely dissociate नहीं होते, they have less degree of dissociation, इनका अल्फा लेस देन 1 होता है. 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.4 हो सकता है. 0.4 होने का मतलब क्या है? अगर किसी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4 है कि उस सब्सटेंस का 1 मोल डालोगे तो 1 मोल में से 0.4 मोल ही डिसोसिएट होगा, बाकी डिसोसिएट नहीं होगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, क्लियर. जैसे यहाँ पे दिखा रखा है एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. जब इसको वाटर में डाल के डिसोसिएट करवाते हैं तो ये क्या बनाता है? एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन. अब आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने बोला था H पॉजिटिव आयन बन जाता है. एक्चुअल में जो H पॉजिटिव आयन बनता है वो बहुत छोटा होता है साइज में, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन ही बना देता है अल्टीमेटली. ओके, क्लियर. तो इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, अगर आपका ऐसा लिखने को मन ना हो, आप ऐसा लिखना चाहते हो कि हाँ भैया ऐसे लिखना है हमने, ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो आप, गलत नहीं है. ओके, बट वही है ना, H पॉजिटिव आयन बहुत छोटा होता है, इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये वाटर के साथ एसोसिएट होकर हाइड्रोनियम आयन बना ही देता है. और इक्विलिब्रियम क्यों दिखाया? क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन तो हो नहीं रही, ये एज सच भी रह रहा है. जैसे मान लो अगर आप इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.1 है तो 1 मोल लोगे उसमें से 0.1 मोल डिसोसिएट होगा, 0.9 मोल तो यही रहेगा ना.
तो सॉल्यूशन में यही रहेगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी रहेगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट करेंगे कि जो सॉल्यूशन होगा उसमें आपका एसिटिक एसिड भी होगा, एसीटेट आयन भी होगा और हाइड्रोनियम आयन भी होगा, और वो एक इक्विलिब्रियम स्टेज में पड़े होंगे। इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या होता है, इनकी कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर लेवल पे आके जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है उसके बाद चेंज होना बंद हो जाती है। ओके, जैसे उसके बाद मैंने कुछ जनरल एग्जांपल लेके भी इसको एक्सप्लेन किया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को। ओके, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तो इनके इक्विलिब्रियम को स्टडी करना तो बनता है ना, इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इनके इक्विलिब्रियम को स्टडी करना बनता है। ओके, और ये पूरे चैप्टर में हमने यही करना है, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं क्योंकि। ओके, तो अब देखते हैं इन जनरल द आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट AB इज रिप्रेजेंटेड एज, मान लो आपके पास कोई AB इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है बट वो, उसकी आयोनाइजेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपने AB सॉलिड लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व करवाया, उसकी वजह से क्या हुआ, कटायन बना A पॉजिटिव आयन एंड अनायन बना B नेगेटिव आयन, दैट्स इट। ओके, और ये जो इक्विलिब्रियम आएगा इसका फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा, है ना, इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ईच प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर देयर कोएफिशिएंट, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, बट जब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का कोई इक्विलिब्रियम बन रहा है, उस इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं कि दिस इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। ओके, जो भी उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता क्या है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है। ओके, फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, बट आयोनाइजेशन कांस्टेंट उसको इसलिए बोल देते हैं क्योंकि के जो है वो ये बताएगा कि कितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे। के की वैल्यू अगर हाई हुई तो ऑब्वियस है आयंस ज्यादा प्रोड्यूस हुए होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड को शिफ्ट होगा। अगर के की वैल्यू इंटरमीडिएट हुई तो इन सभी की वैल्यूज, इन सभी की जो कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम सिग्निफिकेंट होंगी। अगर के की वैल्यू लो हुई इट मींस ऑलमोस्ट आपके पास रिएक्टेंट ही अवेलेबल होता है जब ये इक्विलिब्रियम अचीव होता है। सिमिलरली आपके पास इलेक्ट्रोलाइट Ab2 भी हो सकता है। Ab2 कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें आपके पास कैटायन A+2 बनेगा और 2 एनायन बनेंगे B नेगेटिव वाले। तो जब इसका आप लिखोगे, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन थोड़ा डिफरेंट आएगा। क्यों डिफरेंट आएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट A+2 आयन और B नेगेटिव आयन, और B नेगेटिव आयन का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो ये भी लिखना है आपने साथ में, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो है Ab2, यहाँ पे Ab ट्वाइस भी आना है, यहाँ पे 2, तो Ab ट्वाइस, गॉट इट। और इसमें ये जो K है, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो A के लिए एक्सप्रेशन बनेगा, ऑब्वियस है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हर रिएक्शन का अपना बनता है, क्योंकि हर रिएक्शन में कोएफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, तो एक्सप्रेशन ऑफ K विल डिपेंड अपॉन द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। K का क्या एक्सप्रेशन बनेगा वो इलेक्ट्रोलाइट के फार्मूला पे डिपेंड करता है। ओके, क्लियर। जैसे ओके, तो ये हो गया, इतना आपके पास हो गया स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ये मैंने डायग्राम क्या दे रखा है, ये डायग्राम ये दे रखा है कि जब NaCl मॉलिक्यूल्स को आप वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे दिखाए हुए हैं। ओके, आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, और ये NaCl, जब NaCl डिसॉल्व करवाया जाएगा तो होगा क्या, Na पॉजिटिव आयन जब डिसोसिएट होगा तो उसके अराउंड वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को ऐसे कलेक्ट कर लेंगे, जिनका जिस टाइम ऑक्सीजन उसकी तरफ होगा। ओके, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन, कि ये जो आपके पास कैटायन बन रहा है फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड और उसके अराउंड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इकट्ठे होके उसके साथ बॉन्डिंग करवा रहे हैं, और उस टाइम एनर्जी भी रिलीज होती है, जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन। हमने ये कंसेप्ट शायद पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ओके, क्लियर। और जो एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। सिमिलरली Cl नेगेटिव आयन के अराउंड भी वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे और वो हाइड्रोजन अपना क्लोरीन की तरफ रखेंगे, उस टाइम भी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि ये एक तरह की आयनिक इंटरेक्शन ही होती है, आयन डायपोल इंटरेक्शन होती है, तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी उसको भी बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, तो इस तरह आपके पास आयन डिसोसिएट होते हैं और वो इस हाइड्रेटेड फॉर्म में रहना शुरू कर देते हैं सॉल्यूशन के अंदर। हम बोल तो देते हैं सिंपली कि जो Na पॉजिटिव आयन है वो आपके पास रहेगा, एक्चुअल में Na पॉजिटिव आयन फ्री नहीं रहेगा, वो इस फॉर्म में रहेगा जब आपका NaCl डिसॉल्व होगा, ये वाला।
NaCl एक्वस लिखने का मतलब यही होता है कि Na पॉजिटिव आयन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ एक ये एसोसिएशन से बना लेगा और इस फॉर्म में रहेगा आपका सॉल्यूशन के अंदर, ओके, ऑन डिसोसिएशन। क्लियर? तो नाउ बैक टू द टॉपिक, ये थोड़ा एक्स्ट्रा में चले गए थे हम, मतलब आप लगा लो कि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं वैसे। क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डन, ओके। जैसे मैंने बोला एक्सप्रेशन ऑफ के फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट विल डिपेंड अपॉन द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, की फॉर्मूला कैसा है। जैसे अभी आपने देखा कि फॉर्मूला डिफरेंट होने पे एक्सप्रेशन ऑफ के इज आल्सो डिफरेंट, बट है के है क्या, के विल बी कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इट विल बी कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ओके। अब डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे हो सकते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर आपके पास ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसका कटायन +1 वाला और अनायन भी -1 वाला है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। इसमें कटायन भी +1 वाला है, अनायन भी +1 वाला है, ऐसे लिखते हैं इसको, ओके। क्लियर? जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, इन सभी को हम क्या बोलेंगे कि दीज ऑल आर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। इनके कटायन के ऊपर भी +1 चार्ज है, अनायन के ऊपर भी +1 चार्ज है। इसमें कटायन के ऊपर +1 चार्ज है, अनायन के ऊपर -2 चार्ज है, इसलिए कटायन आपके पास एक है, और सॉरी कटायन आपके पास 2 लगे हैं, अनायन आपके पास एक ही है, क्योंकि आपने बैलेंस करना है, Na की वैलेंसी +1 थी, सल्फेट की -2, तो इसलिए क्रिस क्रॉस के साथ फॉर्मूला बना Na2SO4, ओके। तो आपके पास इस इलेक्ट्रोलाइट को बोलेंगे हम, इसमें कटायन के ऊपर +1 चार्ज है, अनायन के ऊपर -2 चार्ज है, इसको बोलेंगे यूनी डाइवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। आप डाई के बजाय बाई वर्ड भी यूज कर सकते हो, बाईवैलेंट, ओके। जैसे कैल्शियम सल्फेट है, इसमें कटायन के ऊपर +2 चार्ज है, सल्फेट के ऊपर भी -2 चार्ज है, तो ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, बाईवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट, इसको डाईवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं। बट इट मतलब ये कुछ एक वर्ड आपको हो सकता है ऐसे देखने को मिल जाए पेपर में कि कोई एग्जांपल दो यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट का, तो यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आप समझ जाना चाहिए आपको कि जिसका कटायन +1 वाले चार्ज वाला हो और अनायन भी आपका -1 वाले चार्ज वाला हो। तो कोई भी दे देना एग्जांपल, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, जो मर्जी दो एग्जांपल। ये नहीं कि NaCl एग्जांपल है, ये तो सिर्फ एग्जांपल दे रखी है मैंने, ओके। क्लियर? अब आपका इक्विलिब्रियम शुरू हो गया, दैट इज इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू हो गया। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन के लिए कुछ एक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, जिसको हम पढ़ते हैं ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में, ओके। इसको सबसे पहला टॉपिक शुरू हो गया आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। अब आपके पास आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम स्टडी वो करने वाले हैं, जिससे हम ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को ड्राइव करेंगे कि ये क्या होता है, ओके। तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी, और हम सबसे सिंपल वाली एग्जांपल लेके चलते हैं, दैट इज एसिटिक एसिड। यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ओके। और आपके सिलेबस में वैसे है भी यूनिवैलेंट वाली है, बट आपके पास अगर कोई और इलेक्ट्रोलाइट आ जाए तो उसका भी आपको एक्सप्रेशन निकालना आना चाहिए, ठीक है। वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे, आगे मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ थोड़ा सा, ठीक। Let us have a weak electrolyte like acetic acid in water having concentration C initially. आपने एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया है जिसकी कंसंट्रेशन C है इनिशियली। तो आपको पता है एसिटिक एसिड वाटर में जब डिसॉल्व होता है, दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एसिटिक एसीटेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन, ओके। और शुरू में तो सिर्फ एसिटिक एसिड ही है, ये दोनों जीरो हैं, बट आपको पता है कि एसिटिक एसिड ने कुछ एक आयंस प्रोड्यूस करके इक्विलिब्रियम लेके आना है, इक्विलिब्रियम में आना है अपने आयंस के साथ, ओके। और हम मानते हैं कि एसिटिक एसिड की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा है, ठीक है। अल्फा का मतलब आप समझते हो, अगर किसी के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, इट मींस अगर उसका 1 मोल लोगे तो उसमें कितने मोल्स उसके डिसोसिएट होंगे, अल्फा, ठीक। तो अगर आपने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है एसिटिक एसिड की, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C है, तो C में से C अल्फा जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, क्योंकि 1 मोल अगर लेंगे, 1 मोल से कितने डिसोसिएट होते, अल्फा। आपने C मोल लिए हुए क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन C है, तो ऑब्वियस आपने C मोल लिए हुए हैं, तो C मोल लिए हुए हैं तो उसमें कितनी, उसमें से कितने डिसोसिएट हो जाएंगे, C अल्फा, ओके। 1 मोल के लिए अगर अल्फा डिसोसिएट होते हैं तो C के लिए कितने होंगे, C अल्फा। तो इट मींस C में से C अल्फा निकाल दो,
जो बचेगा उतने एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपके पास पड़े होंगे एट इक्विलिब्रियम। तो C माइनस सी अल्फा, इसमें से C कॉमन निकल के क्या बना, C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एट इक्विलिब्रियम जो बची है। और जितने डिसोसिएट हो गए वो कितने डिसोसिएट हुए, C अल्फा डिसोसिएट हुए, उनकी वजह से क्या बनेगा, उनकी वजह से ये बनेगा एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, आपको दिख रहा है अगर इसका 1 मोल डिसोसिएट हो तो इसका 1 बनता है और इसका भी 1 बनता है, बट हमें पता है इसका कितना डिसोसिएट होगा, C अल्फा। तो ये कितना बना होगा, C अल्फा, और ये भी कितना बना होगा, C अल्फा। ठीक है, तो एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन कितने बने हैं, C अल्फा C अल्फा। ओके, क्लियर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, Kc comes out to be concentration of each product raised to power coefficient divided by concentration of each reactant। रिएक्टेंट तो एक ही है, वाटर इज अ प्योर लिक्विड, और हमने बोला हुआ ना प्योर लिक्विड को आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में नहीं लेना होता, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड को, क्योंकि वो ऑलरेडी के में एडजस्ट कर लिए जाते हैं उनकी कंसेंट्रेशन, क्योंकि चेंज तो होनी नहीं है। ओके, अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है। एसीटेट आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है एट इक्विलिब्रियम, C अल्फा। हाइड्रोनियम आयन की कितनी है, C अल्फा, डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड की कितनी है, C इंटू 1 माइनस अल्फा। इक्विलिब्रियम पे यही है ना, C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो ये C से C कट गया तो आपके पास बचा क्या, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा Kc। तो इट मींस अगर आपके पास किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, तो उसकी कितनी कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन बना रहे हो उसको देख के आप सीधा Kc की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको ये दोबारा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट है जैसे एसिटिक एसिड। ओके, तो उसके लिए आपके पास Kc का एक्सप्रेशन आपने डायरेक्ट निकाल लिया हुआ, आप ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, Kc इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ओके, और ये जो अल्फा है, अगर आपका अल्फा बहुत ही छोटा है, जैसे कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू 0.1 0.01 पॉइंट, मतलब बहुत ही कम होती है, 0.02 ऐसी होती है, तो इसको 1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 1 माइनस 0.02 अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इट मींस इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और सिंपलीफाई किया जा सकता है अगर आपका अल्फा नेग्लिजिबल हो। ठीक है, इफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1, तो होगा क्या, डिनोमिनेटर आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनना था, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। इसमें से डिनोमिनेटर में 1 के कंपैरिजन में अल्फा को नेग्लेक्ट किया जा सकता है ना, क्योंकि नेग्लेक्शन हमेशा कंपैरिजन में की जा सकती है। ओके, तो 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो आपके पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या बन गया, C अल्फा स्क्वायर। तो यहां से अगर मान लो उल्टा करना हो, आपने अल्फा निकालना हो, तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, अल्फा स्क्वायर एक साइड रख दो और दूसरा इधर लेके आप C इधर लेके डिवाइड करवा दिया, तो आपके पास अल्फा का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, अंडर रूट के ए बाय C। तो यहां से आपने, ये तो कांस्टेंट है, यहां से आपने कंक्लूजन क्या निकाली कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, कि अगर आपकी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे आप, ठीक है, मान लो आपने क्या किया, आपने पानी के लिया, ठीक है, पानी में आपने एसिटिक एसिड आप डाले जा रहे हो डाले जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप एसिटिक एसिड की अमाउंट बढ़ाते जाओगे वो होगा क्या, उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब डिसोसिएट होके आयंस बनाने की जो कैपेबिलिटी है, ओके, वो कम होती जाएगी, क्योंकि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे अल्फा विल गोइंग टू डिक्रीज। तो एक तो ये एक्सप्रेशन आया आपके पास सामने। ओके, और यही ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बना बाद में, कि आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of a weak electrolyte is inversely proportional to its square root of concentration. It means if you want that uh, your electrolyte will dissociate to the higher extent, you have to take low concentration of it. You have to make low concentration solution of it. Okay, और इसी बात को अगर आपने कंसंट्रेशन के टर्म में ना बोल के वॉल्यूम के टर्म में बोलना हो, तो आपको पता है कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स तो आप फिक्स कर दोगे अपनी तरफ से, जितने भी एसिटिक एसिड डालोगे, हो सकता है आप उसको डाइल्यूट करने के लिए पानी डालते जा रहे हो, और ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज होता जाएगा, एसिटिक एसिड की अमाउंट तो चेंज नहीं ना होगी। तो यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन की वैल्यू हम ये पुट कर दें, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, इस एक्सप्रेशन में, तो आपके पास एक्सप्रेशन ये वाला बन जाएगा ना, नया, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाय बी डिवाइडेड बाय एन। ठीक है,
तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी। मतलब ऑब्वियस है, कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है। तो अगर आपका अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन आ रहा है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन आ रहा है, तो अल्फा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो अल्फा बढ़ जाएगा, क्योंकि उससे डाइल्यूशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन कम होगी। ओके, बात यही बोल रही है, हमने इनडायरेक्ट वे में बोल रही है। ओके, इधर हम कंसंट्रेशन के टर्म में बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो हमें पता ही है। ओके, तो अब वैसे हम वॉल्यूम के टर्म में बोल रहे हैं। ओके, दैट्स इट। ठीक है, यहीं से आपने ड्राइव किया है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को। ठीक है, बट ये जो डाइल्यूशन लॉ है फॉर यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, क्योंकि आपको पता है अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट यूनिवेलेंट नहीं होता तो यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट डिफरेंट होते और यहाँ पे जो अमाउंट इनकी बननी थी वो भी डिफरेंट होती, तो केसी का एक्सप्रेशन डिफरेंट आता। कैसे डिफरेंट आएगा मैं अभी आपको एग्जांपल भी दूंगा इसकी एक। ठीक, बट उससे पहले ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ लेते हैं, और आपको सिलेबस में यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही है। ओके, तो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, फॉर यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट degree of ionization or dissociation is inversely proportional to the square root of the concentration, molar concentration of electrolyte। कि कितनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी अल्फा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के। ओके, और अगर इसके टर्म में डिफाइन करना हो, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, क्लियर। उसके बाद मैंने यहाँ पे अगेन मेंशन कर दिया हुआ है, एक्सप्रेशन ऑफ के विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये ध्यान में रखना है। वो बात अलग है कि आपके पास जितना भी आपको सिलेबस में है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बेसिस पे, वो सारा यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पे ही है। जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे, जितने भी एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर। बट मैंने फिर भी एक एग्जांपल ऐड कर दी कि कल को अगर आपको ऐसा ना हो, यूनिवेलेंट ना देख के आपको यूनिबाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट दिख जाए और उसके लिए ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को आपने ड्राइव करना हो, ये थोड़ा बहुत समझना हो, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा, तो आपको मैंने ये समझाया हुआ है। जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रोलाइट ये है Ab2। ओके, क्लियर। तो इसके केस में ये है आपके पास, इसका मैंने नाम भी गलत लिख दिया हुआ गलती से, ये यूनी बाइवेलेंट नहीं, ये बाय यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, तो इसकी अगर इनिशियल कंसंट्रेशन सी लोगे और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो इक्विलिब्रियम में इसका कितना बचेगा, सी में से सी अल्फा निकल जाएगा। ओके, तो बचेगा कितना, सी माइनस सी अल्फा, इसका बच जाएगा। ये कितना बनेगा, आपको पता है इसके वन से इसका वन बनना है अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री, तो ये सी अल्फा ही बनेगा। बट बी कितने बनेंगे, डबल बनेंगे ना। अगर ये सी अल्फा जाएगा तो बी कितना बनेगा, टू सी अल्फा। ओके, तो ये फर्क है यहाँ पे, देखो कंसंट्रेशन ऑफ बी विल बी टू सी अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी सी अल्फा, और कंसंट्रेशन ऑफ ए बी टू लेफ्ट विल बी सी इंटू वन माइनस अल्फा, क्योंकि सी हमने कॉमन निकाल दिया। तो के के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस टू, और ऊपर से देखो ये कोफिशिएंट पावर में भी आएगा, एक तो इसकी वजह से डबल कंसंट्रेशन हुई, ऊपर से वो पावर में भी आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, ऊपर से स्क्वायर की फॉर्म में भी आएगा, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ab2। अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, a प्लस टू की कितनी है, सी अल्फा, बी नेगेटिव आयन की कितनी वैल्यू है, टू सी अल्फा, और ऊपर से उसका स्क्वायर भी हुआ है कोफिशिएंट की वजह से। आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलता है किसी इक्विलिब्रियम के लिए, डिवाइड बाय सी इंटू वन माइनस अल्फा। तो ये सी से सी कट गया एक। ओके, अल्टीमेटली आपके लिए के का एक्सप्रेशन क्या बना, k इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अल्फा क्यूब बाय 1 माइनस क्यूब, 1 माइनस अल्फा। ओके, अदरवाइज क्या बन रहा था यूनिवेलेंट के लिए, k इज इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो ऑब्वियस है अगर इससे अल्फा निकालोगे अब तो वो डिफरेंट आएगा, और इससे अगर अल्फा निकालोगे तो वो डिफरेंट ही आएगा, चाहे अब मान लो डिनोमिनेटर में आपने नेग्लेक्ट कर दिया, तो इसमें अल्फा के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, अल्फा क्यूब विल बी इक्वल टू k बाय 4c स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा, अल्फा का एक्सप्रेशन ये बनेगा। इसमें अल्फा का एक्सप्रेशन आपका कुछ और बनता है, नीचे नेग्लेक्ट करने के बाद भी इसमें अल्फा का एक्सप्रेशन क्या बनता है, अंडर रूट के बाय सी। ओके, अगर आप डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा नेग्लेक्ट कर दो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो डिफरेंस तो आ ही जाएगा अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट यूनिवेलेंट नहीं हुआ। बट घबराने की कोई बात नहीं है, आपके सिलेबस में यही है। ठीक है, बट कंपटीशन में हो सकता है कि ऐसी करेंगी आपको डाल दें वो।
कंपटीशन में कि बताओ जी इसके लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा के का, और उसका शायद आगे यूटिलाइजेशन भी हो, उसको यूज भी करना हो। ओके, अब ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ को के न्यूमेरिकल कैसे आते हैं उसकी बात कर लेते हैं। एक ही न्यूमेरिकल करेंगे, बाकी होमवर्क है। ये आपके पास 4 न्यूमेरिकल हैं, इनमें से एक न्यूमेरिकल मैं कर रहा हूँ, बाकी आपके होमवर्क है, नीचे आपको दे रखा है। ओके, चलो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1 कर रहा हूं मैं इसमें। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट में हाइड्रोनियम आयन लिखने का मतलब हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन निकालनी है आपने, ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। आपने एसिटिक एसिड सॉल्यूशन बनाया है कितना, 0.01 मोलर। ओके, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.8 into 10⁻⁵, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू दे रखी है 1.8 into 10⁻⁵। ओके, क्लियर। तो निकालो जी, निकालना क्या है, आपने अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयोनाइजेशन का मतलब यही हुआ, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन निकालनी है, ये दो चीजें निकालनी है आपने। ओके, सबसे पहले इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं। हमारे पास इक्विलिब्रियम कौन सा है, एसिटिक एसिड इज गोइंग टू गिव एसिटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, क्लियर। चलो अब ऐसे कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों को, तो वैसे जैसे पहले लिखा हुआ था वैसे लिखते हैं, एसिटिक एसिड प्लस वाटर on dissolving is going to give acetate ion plus hydronium ion। ओके, तो इनिशियली आपके पास कंसंट्रेशन कितनी है, इनिशियली 0.01 मोलर लिया ना हमने इसका। ओके, क्लियर। और लेट अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, क्लियर। अल्फा हमने अपनी तरफ से मान लिया, तो इक्विलिब्रियम पे क्या कंसंट्रेशन होगी, 0.01 कॉमन 1 माइनस अल्फा होती है ना, 1 माइनस अल्फा, सी इंटू 1 माइनस अल्फा था ना, यहाँ पे आता कैसे आता है, अब मैं वो बार बार नहीं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ये कितना बनेगा इक्विलिब्रियम पे, सी इंटू अल्फा होता है ना 0.01 इंटू अल्फा, और ये भी कितना बना होगा 0.01 इंटू अल्फा। ओके, क्लियर। तो ये आपके पास आ गई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपके पास आ गई, तो केसी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, क्या था आपके पास, डायरेक्ट यूज करना है डायरेक्ट यूज कर लो, दोबारा से ड्राइव करना है दोबारा से ड्राइव कर लो। वैसे केसी का एक्सप्रेशन क्या बनता है, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा होता है ना फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड यूनी यूनिवेलेंट भी होना चाहिए, और ये यूनी यूनिवेलेंट ही है। तो ड्राइव क्यों करना, बार बार सीधा कर ही लेते हैं ना, हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ओके, ड्राइव करना है तो आपकी इच्छा, दोबारा ड्राइव कर लेना इसी को यूज करके। ओके, तो के की वैल्यू आपके पास है कितनी है, 1.8 इंटू 10⁻⁵। सी की वैल्यू, कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है आपके पास, कंसंट्रेशन की वैल्यू है 0.01, अल्फा निकालना है, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ओके, बट मेरे को दिख रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत छोटी है, 1.8 into 10⁻⁵, तो कितना का डिसोसिएट हुआ होगा, अल्फा बहुत कम होगा, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में ये मान लिया कि अल्फा इज लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन 1, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको नेग्लेक्ट कर देना है अब। ओके, अब नेग्लेक्ट करने वाला हूं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा, यहां से इधर को इधर जा रहा हूं मैं अब, 1.8 into 10⁻⁵ is equal to 0.01 into अल्फा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1.8 into 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 0.01, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1.8 into 10⁻⁻3, इसको लिख दें 18 into 10⁻⁴। ओके, क्योंकि अंडर रूट करना इजी हो जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा विल बी अंडर रूट ऑफ 18 into 10⁻⁴, तो ये आ गया आपके पास 10⁻² बाहर आ गया, 10⁻⁴ का अंडर रूट 10⁻² होता है। ओके, और 18 का अंडर रूट कितना होगा, ये होगा 4 पॉइंट, क्योंकि 16 मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू कर रहा हूँ अब सीधा, ये बन गया 4.2 इंटू 10⁻², तो अल्फा की वैल्यू तो आपने निकाल दी 4.2 इंटू 10⁻²। ओके, अब आपके पास आपने क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एट इक्विलिब्रियम, और वो कितनी होती है, सी इंटू अल्फा ना, 0.01 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू भी आपने निकाली है, 0.01 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है 4.2 इंटू 10⁻²। So this is the concentration of hydronium ion at equilibrium and this is value of alpha। ओके, यही निकालना। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आपने इक्विलिब्रियम बना के उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करके फिर क्वेश्चन करना है, आपकी इच्छा।
अगर आपको डायरेक्ट याद हो ही चुका है कि केसी का एक्सप्रेशन ये होता है सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, और आयंस कितने बनते हैं सी इंटू अल्फा, और ये भी सी अल्फा, और ये कितना बनता है सी इंटू 1 माइनस अल्फा, या कितना बचता है इक्विलिब्रियम पे। अगर ये आपको सारा कुछ याद है तो फिर आपको बार बार ये इक्विलिब्रियम लिखने की और ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये शॉर्टकट की तरह आप यूज कर सकते हो ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके, और जो आपके पास बाकी क्वेश्चंस हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स भी ऐसे ही हैं। ओके, हो सकता है किसी में अल्फा दिया गया हो सी निकालना हो, किसी में सी दिया गया हो सी अल्फा दिया गया हो के निकालना हो, तो वो वेरी कर सकता है, बट फॉर्मूला वही लगना है आपके पास। और सभी में है भी एग्जांपल यूनी यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का ही है। ओके, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे।